आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास का दोबारा आगाज। बल्दी मसाइल पर मुख्तसर मुबाहिस। मजलिस की ऐवान में मसाइल को लेकर नुमाइंदगी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने मसाइल के हल का दिया तय-ख़ून। फौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए तेलंगाना हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आला KCR ने सालाना माली इमदाद देने का किया ऐलान। फौजियों के लिए बहबूदी बोर्ड कायम करने का भी लिया फैसला। मुल्क भर में सोलार पावर प्लांट्स के क़याम का झांसा देते हुए करोड़ों रुपये गबन करने वाला मुलजिम CCS के हाथों गिरफ्तार। अमरीकी कंपनी से कर्ज फराहम करने का भी दिया झांसा। राउडी शीटर और गैंगस्टर अय्यूब खां के फर्जी पासपोर्ट केस में पेशरफ्त। कामाडीपुरा पुलिस ने 8 के मुंजुमला 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क भर में सोलार पावर प्लांट्स के क़याम का झांसा देते हुए करोड़ों रुपए गबन करने वाले रियासत तमिलनाडु के मुतवत्तिन धोखेबाज को CCS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DCP CCS अविनाश मोहंती के मुताबिक बॉस अगस्टीन, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बॉर्ग एनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो वेबसाइट के जरिए दुनिया भर में सोलार पावर प्लांट्स कायम करने के दावे करते हुए हिंदुस्तान भर से कई कंपनियों और ताजरीन को करोड़ों रुपए का धोखा दे चुका है। मुलजिम तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी में मुलविस बताया गया है। एडिशनल कमिश्नर SIT स्वाति लाकड़ा ने भी मीडिया को तफसीलात बताई। 55% equity కోసం ఆల్మోస్ట్ 90 lakhs అతను ఇనిషియల్ గా తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత 23 మెగావాట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ అతను 48 lakhs కూడా తీసుకున్నారు యాజ్ 1% అప్ ఫ్రంట్. టోటల్ గా అతను యాక్చువల్ గా 1000 మెగావాట్ ప్రాజెక్ట్స్ అతను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు అక్రాస్ ద వరల్డ్ అట్లా క్లెయిమ్. राउडी शीटर और गैंगस्टर अय्यूब खां की जानिब से फर्जी पासपोर्ट हासिल करने के सिलसिले में एक केस कामाठीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इस केस की तहकीकात में पेशरफ्त करते हुए 8 मुलजिमीन के मुंजिमला पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, जबकि दीगर 4 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। गिरफ्तार शुगवान में पासपोर्ट एजेंट खलील अहमद साकिन रेड हिल्स नामपल्ली, काजी सैयद मुख्तदर अली मुतवत्तिन शादनगर, नायब काजी मोहम्मद नसीरुद्दीन साकिन काला पत्थर और एडवोकेट P रविंद्रनाथ साकिन सैफाबाद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अय्यूब खां की अहलिया हफीज बेगम, पासपोर्ट ग्रांटिंग ऑफिसर वेंकट और मोहम्मद जाफर मफरूर बताए गए हैं। DSP साउदर्न वी सत्यानारायणा ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। ये नकली पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट मामला में कौन कौन जिम्मेदार है, वो कैसे मिला, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चला है। साउथ जोन टास्क फोर्स, साउथ जोन पुलिस, कामाठीपुरा सब मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन कर दिया। ये इन्वेस्टिगेशन में आज 4 इम्पोर्टेंट एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर दिया। इसमें पहला आदमी ये पासपोर्ट एजेंट मोहम्मद खलील अहमद, ये पूरा 1 लाख रुपीस लेकर ये पूरा झूठा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके सबको मैनेज करके ये पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट आइब खान नाम से
ले लिया। दूसरा, 2 काजिस है, वो नकली जाली निकाहनामा, फेक निकाहनामा बना दिया। एक नजीरुद्दीन, मोहम्मद नजीरुद्दीन और एक काला पत्थर रहने वाले, और एक शादनगर में मोहम्मद मुक्तादिर खादरी, ये भी काजी था। ये दोनों काजी पैसा लेकर आयुब खान को नकली जाली निकाहनामा लिखकर उनका फादर नाम चेंज कर दिया, जहांगीर खान से साइदुद्दीन खान बन गए। ये साइदुद्दीन खान फादर रूप से उनको ये दूसरा डॉक्यूमेंट मिला है। ये डॉक्यूमेंट का बेस में ये जाली पासपोर्ट मिला है। और तीसरा इश्यू, एक पुट्टम रविंद्रनाथ एडवोकेट, वो नोटरी में स्टेटमेंट्स देते हैं। सो हमेशा वो बिना, एक्चुअली रूल्स क्या है, ये जो आदमी पर्सनल आके उनका पूरा एविडेंस बताकर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के बाद एफिडेविट बनाना है। लेकिन ये चर्लपल्ली जेल में था जब उनका नोटरी बना दिया ये झूठा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देने के लिए। सो आयुब खान रूप से ये पूरा ये झूठा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिला है पुट्टम रविंद्रनाथ, इसीलिए वो भी एक्यूज्ड बन गए। सो एडवोकेट, 2 काजीस, एक मेन पासपोर्ट एजेंट, ये 4 आदमी ये जाली पासपोर्ट निकालने के लिए वो कोशिश करा है पैसा लेकर। ये 4 आदमी को टास्क फोर्स, साउथ जोन और कामाटीपुरा पुलिस मिलकर गिरफ्तार करके पुलिस एस्कॉर्ट से कोर्ट का सामने रिमांड के लिए भेज दिए गए। उनसे ये पूरा डॉक्यूमेंट्स, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ये ओरिजिनल निकाहनामा जो आता है वो भी सीज कर दिया, ये नकली जाली निकाहनामा सीज कर दिया, और फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक वोटर आईडी कार्ड, एक फेक पासपोर्ट, ये सभी सीज करके ये कंप्यूटर भी सीज कर दिया। ये मेन एजेंट मोहम्मद खलील अहमद, ये दुबई भागने के लिए जब आयुब खान को इमिग्रेशन ऑफिशियल्स सहायता से वो साउथ जोन पुलिस अरेस्ट कर दिया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ये यहाँ से भाग गए मेन पासपोर्ट एजेंट। ये दुबई जाने के लिए बहुत कोशिश करा, दूसरा फोन नंबर करके, लेकिन साउथ जोन टास्क फोर्स बहुत टेक्नोलॉजी यूज करके यादगिरी इंस्पेक्टर और जानिब स्टीम कोटी रेड्डी जानिब से ये उनको गिरफ्तार कर दिया। सो मेन अक्यूज्ड आ गया। और पासपोर्ट डिपार्टमेंट में एक वेंकट नाम, ये भी पर्सनल को अटेंड करना है, जो आदमी पासपोर्ट लेना है वो पर्सनली अटेंड करके उनको डिटेल्स बोलना है ग्रांटिंग ऑफिसर को, लेकिन ये बिना अटेंडेंस लेकर कुछ पैसा लेकर वो मैनेज हो गया, ये भी एक्यूज्ड बन गए। एक पोस्टमैन भी था, लेकिन पोस्टमैन कोई पैसा लिया नहीं, इसीलिए उनको कॉम्प्लिसिटी क्या है वो भी उनका हाउस एड्रेस में डिस्पैच करना है, लेकिन हेड ऑफिस में कर दिया, तो वो भी गलती कर दिया, लेकिन वो इंटेंशनल है एक्सीडेंटल है, हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और एक जाफर है, वो भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया, और वाइफ भी इस मामला में कुछ पैसा देने में, उनको बांटने में रोल थी, सो इसीलिए वाइफ को भी एक्यूज्ड बना दिया। सो सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट करके ये जाली पासपोर्ट केस जल्दी से जल्दी ये ट्रायल होने के लिए हम कोशिश करेंगे। कहां से अरेस्ट करेगा?
रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने असम्बली के सरमाई इजलास में GHMC के मसाइल पर मुख्तसर मबाहिस का जवाब दिया और बताया कि हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी और अराकीन असम्बली की सताइश करते हुए कहा कि उनकी दानिशमंदी की वजह से पुराना शहर बारिश के बाद तालाब में तब्दील होने से महफूज रहा है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने असम्बली के सरमाई इजलास में GHMC के मसाइल पर मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मजलिसी रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अराकीन असम्बली की इक़दामात की सताइश की। KTR ने बताया कि उनकी सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कोशिश रही है और पुराना शहर जो कभी बारिश के बाद झील में तब्दील हो जाता था अब महफूज है, जबकि नए शहर में बारिश के बाद घरों में पानी दाखिल हो रहा है। KT रामाराव ने बताया कि GHMC पर TRS का कब्जा होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बड़े पैमाने पर वसूल किया गया, जबकि साबिक़ा हुकूमतें प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के मामले में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि GHMC की जानिब से ड्राइविंग कम ओनर स्कीम और स्किल डेवलपमेंट की तरबियत के मराकज़ के अलावा शहर के 5 जोन्स में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। KT रामाराव ने मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला को इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी तमाम तजावीज़ पर संजीदगी के साथ इक़दामात किए जाएंगे। అధ్యక్ష అదే రకంగా అధ్యక్ష మరి బలాలా గారు మాట్లాడుతూ ఈ बल्क गार्बेज कलेक्शन गुरिंच కూడా చెప్పారు। मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसे ऑटो टिपर हमने यहाँ पे 2000 से ज्यादा ऑटो टिपर जो सैंक्शन किया GHMC के लिए, उसके बाद इससे पहले हैदराबाद में 3500 मेट्रिक टन यहाँ पे वेस्ट निकलता था। आज ये ऑटो टिपर आने के बाद सेग्रीगेशन की बात अलग है, बट ऑटो टिपर आने के बाद आज 1000 मेट्रिक टन का आज वेस्ट और ज्यादा अपने को कलेक्ट करने को मिल रहा। तो इसलिए कि ये बल्क गार्बेज कलेक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशंस और बल्क गार्बेज कलेक्शन, ये सभी को ध्यान में रखते हुए ऑटो ट्रॉलीज को अगर जरूरत पड़ी तो और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट जैसा आपने बताया बिल्कुल वो बल्क गार्बेज कलेक्शन को सीरियसली ध्यान से ले लेंगे। और वाटर लॉगिंग पॉइंट्स की आपने बात की, वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किया, वहां पे अलग अलग वहां पे सोल्यूशन हम ढूंढ निकाल रहे हैं। कई जगह सीमेंट कंक्रीट रोड, कई जगह पेवर ब्लॉक, कई जगह कोई और प्लास्टिक रोड, तो अलग अलग तरकीब निकाल रहे हैं जिसके जरिए आपको सोल्यूशन देखने को भी मिलेगा। रिमॉडलिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की आपने बात किया। रिमॉडलिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की, जैसे मुर्की नाला है ओल्ड सिटी में, जो मिसाल के तौर पे आज हम बताते हैं पूरे शहर को कि आपने खास वहां के लेजिस्लेटरों ने और आपके MP साहब ने वहां पूरी तरह से कोऑपरेट करके GHMC के साथ 6-7-8 साल पहले पूरी तरह से आज ओल्ड सिटी में कहीं भी जब बाढ़ आती है, जब बारिश आती है, तो ओल्ड सिटी में कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहां डूब जाती है। आज नए सिटी में ये नौबत आई है। तो इसीलिए मैं बाकी लेजिस्लेटरों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, जैसा ओल्ड सिटी में लेजिस्लेटर वहां के और वहां के MP ने कोऑपरेट किया, आप भी कोऑपरेट करें। मुर्की नाला को कंप्लीट करना है, मुझे मालूम भी है, हमारे पीछे से मुमताज साहब भी देख रहे हैं मुझे, तो कंप्लीट भी करना है धविलपुरे की जगह में। बट उसके अलावा भी बाकी जो रिमॉडलिंग करना है वो भी करने की कोशिश जरूर करेंगे। बट उसके लिए जैसे मैंने कहा, पूरा रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा आपने रोड कटिंग की बात की, मैंने उसका जवाब शायद दे ही दिया, आपको तेलुगु तो समझ आती ही है। पब्लिक टॉयलेट्स की आपने बात किया। ఈరోజు అధ్యక్ష పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఇంకొక కొత్త ఆలోచన అధ్యక్ష, ఈ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో మరి మనకు ఒక 1000కి తగ్గకుండా ఉండాలి అధ్యక్ష, కానీ చూసినట్టయితే కనీసం 200 కూడా లేవు। ఆ ఉద్దేశంతోనే హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉండే పెట్రోల్ బంక్స్ అన్నిట్లో కూడా మన పెట్రోల్ బంక్ యజమానులతో GHMC కమిషనర్ గారు పిలిచి మీటింగ్ పెట్టారు అధ్యక్ష। నిజానికి వారికి ఆల్రెడీ చట్టంలో ఉంది అధ్యక్ష, వారికి ఉన్న రూల్స్ లో ఉంది, గైడ్ లైన్స్ లో ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ వారి దగ్గర టాయిలెట్లు కట్టాలి, పబ్లిక్ అందుబాటులో పెట్టాలి। ఆ విధంగా వారు పెట్టకపోతే తప్పకుండా వారి మీద చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా మేము వారికి కూడా పిలిచి వారిని మరి ఆలోచించి వారి ప్రభుత్వానికి సహకరించే విధంగా కూడా కార్యక్రమం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష। అందులో భాగంగా ఒక 300 పెట్రోల్ బంక్స్ లో తొందరలోనే స్టార్ట్ చేస్తాము। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास में तीसरे मरहले के दौरान ऐवान असम्बली में वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत
मुल्क में फौजियों के अफराद खानदान की फलाह बहबूद करने में मिसाल बनकर उभरी है। उन्होंने ऐलान किया कि फौजियों के अफराद खानदान की मदद के लिए वज़ीर आला और रियासती वज़रा की जानिब से सालाना 25,000 रुपये और अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल की जानिब से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास के तीसरे मरहले के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि मुल्क भर में फौजियों के अफराद ख़ानदान की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत मिसाली हुकूमत है, क्योंकि यहाँ पर फौजियों के अफराद ख़ानदान की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वज़ीर आला और रियासती वज़रा की जानिब से सालाना 25,000 रुपये और अराकीन असम्बली अराकीन खानसाज कौंसिल की जानिब से सालाना 10,000 रुपये फौजियों की वेलफेयर के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा रियासत के सरकारी मुलाजिमीन ने भी एक दिन की तनख्वाह देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि रियासत के ऐसे फौजी जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उनके अफराद खानदान को दिए जाने वाले अवार्ड्स और मेडल्स की रकम भी मुल्क भर की रियासतों में सबसे ज्यादा तेलंगाना में देने का फैसला किया गया है। అధ్యక్ష, ఇది సైనిక సంక్షేమానికి సంబంధించిన అంశం. అధ్యక్ష, భారతదేశ భౌగోళిక సమగ్రతను సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడేందుకు సైనికులు తమ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. రక్తం గడ్డ కట్టించే చలిలో అయినా, దేహాన్ని దహించే ఎడారి ఉష్ణోగ్రతలోనైనా, ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందని శిఖరాగ్రాల మీదనైనా, ఎక్కడైనా సరే ఎన్నో కష్టాలు భరిస్తూ ఎంతో సాహసంతో సరిహద్దుల్లో సైనికులు కాపలా కాస్తున్నారు. వారి త్యాగనిరతి వల్లనే దేశ పౌరులు భద్రతతో జీవించగలుగుతున్నారు. తాము పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతానికి, తల్లిదండ్రులకు, భార్యాబిడ్డలకు దూరంగా ఉంటూ జీవితంలో ఎక్కువ భాగం దేశ రక్షణలోనే నిమగ్నమవుతున్నారు. ఒక్క సరిహద్దులోనే కాదు, దేశంలో ఎక్కడ ఏ విపత్తు సంభవించినా మేమున్నామని సైనికులు రంగంలోకి దూకుతున్నారు. సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. వారు తమ ప్రాణం కన్నా, తమ కుటుంబ క్షేమం కన్నా దేశాన్ని క్షేమంగా ఉంచడమే ప్రధానమని భావించి ఆహారం శ్రమిస్తున్నారు. అటువంటప్పుడు వారి క్షేమాన్ని, వారి కుటుంబాల క్షేమాన్ని సమాజం తన బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. అదే మనం వారికి చెల్లించే నిజమైన కృతజ్ఞత అవుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం సైనిక సంక్షేమంలో భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలవాలి. ఇందుకోసం ప్రజాప్రతినిధుల, ఉద్యోగుల స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యాన్ని కోరాం. వారి సహకారంతో ఒక సమగ్ర విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. ఈ పథకం ద్వారా విధి నిర్వహణలో కొనసాగుతున్న సైనికులు, మరణించిన సైనికుల కుటుంబ సభ్యులు, యుద్ధంలో క్షతగాత్రులైన వారు, అంగవైకల్యం పొందిన వారు, మాజీ సైనికులు ప్రయోజనం పొందుతారు. దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా సైనికుల సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక నిధి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. సైనికులు, వారి కుటుంబాల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేస్తాం. సైనికుల సంక్షేమం కోసం చేపట్టే కార్యక్రమాల కోసం తమ వంతు ఆర్థిక సహకారం అందించాలనే ప్రభుత్వం పిలుపునందుకొని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముందుకొచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు ప్రతి ఏటా कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास में मुनक्किदा GHMC मसाइल पर मुख्तसर मबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शहर हैदराबाद के सीवरेज निज़ाम को तब्दील करने के इक़दाम करें और शहर में डंपिंग यार्ड्स में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने बताया कि मौजूदा डंपिंग यार्ड्स नाकाफी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह दिल्ली और बेंगलुरु में शाहराहों की तामीर में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर अमल करने की जरूरत है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास में मुनक्किदा GHMC के मसाइल पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वो शहर हैदराबाद के सीवरेज निज़ाम को तब्दील करने के इक़दाम करें और शहर में डंपिंग यार्ड में इजाफा किया जाए, क्योंकि शहर में मौजूद डंपिंग यार्ड इसकी नाकाफी साबित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जिस तरह दिल्ली और बेंगलुरु में शाहराहों की तामीर में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ भी इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अहमद बलाला ने बताया कि बारिश के बाद शहर की शाहराहों की जो हालत अबतर हो रही है, अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए तो सड़कों की तामीर बेहतर हो सकती है और शाहराहों की हालत भी बेहतर होगी। उन्होंने सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। मैडम डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर साहब ने काफ़ी 15 पेज का नोट सबमिट किया है, जिसमें काफ़ी तफसीलात से हाउस को वाकिफ करवाया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि सीवरेज नेटवर्क जीएचएमसी एरिया में 4,500 किलोमीटर का है मैडम। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीवरेज प्लान 1240 करोड़ रिक्वायर्ड है। 926 किलोमीटर सीवरेज पाइपलाइन जीएचएमसी एरिया में है मैडम। जुमला मैनहोल्स ऑन ड्रेनेज पाइपलाइन के ऊपर जुमला मैनहोल 1,85,000 मैनहोल्स है मैडम। नियरली 15,000 मिलियन लीटर ऑफ ड्रेनेज वाटर इज रिलीज्ड पर डे इन जीएचएमसी मैडम। प्रेजेंटली एचएमडीए हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है मैडम 750 मिलियन लीटर्स की है मैडम। और हमारे पास सीवरेज जो जनरेशन है, सीवरेज जनरेशन है यहाँ पर 1500 मिलियन लीटर का, और हम सिर्फ 750 मिलियन लीटर को ट्रीट कर रहे हैं मैडम। बाकी का पूरा वेस्ट उसी के अंदर डाल रहे हैं मैडम। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि बैलेंस जो 750 मिलियन लीटर सीवरेज वेस्ट जो मूसी के अंदर डायरेक्ट जा रहा है, उसके लिए भी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करने का एसटीपी के जरिए हल निकाला जाए मैडम। जीएचएमसी के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट है 540 mgd मैडम, और प्रेजेंटली सप्लाइंग इज ओनली 340 mgd। और मैं हुकूमत से यह कहना चाहूंगा आपके जरिए, जो डिफिसिट 200 mgd का है उसकी भरपाई के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, ताकि जो डिफिसिट है वो डिफिसिट को पूरा किया जाए मैडम। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जीएचएमसी के ताल्लुक से गार्बेज डिस्पोजल जीएचएमसी के अंदर 5,000 टन्स है मैडम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आज की तारीख के अंदर आउटस्कर्ट्स के अंदर जितने भी डंपिंग यार्ड्स थे पूरे फील्ड अप हो गए मैडम। हुकूमत को चाहिए कि नए डंपिंग यार्ड्स का इंतजाम करे, ताकि आने वाले दिनों के अंदर हमारे शहर की आवाम को सहूलत पहुंचा जा सके मैडम। प्लास्टिक गार्बेज के ताल्लुक से मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक गार्बेज बेइंतहा पाया जा रहा है मैडम। मैं हुकूमत को जिस तरीके से बेंगलुरु और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता था बीटी रोड के अंदर प्लास्टिक का, आज हुकूमत ने हमारे हैदराबाद के अंदर भी इसका इनिशिएट किया है। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं और चाहता हूं कि तमाम का तमाम प्लास्टिक जो है सो इसी तरीके से तमाम रोड्स के अंदर प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो एक बारिश के अंदर हमारे जो रोड्स डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से हम हमारे रोड्स का प्रोटेक्शन कर सकें। उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक रोड्स के बाद ये मैनहोल्स, ये डैमेज जो पॉट होल्स वगैरह पड़ रहे हैं उसकी वजह से हमको सहूलत होगी। स्वीपिंग मशीन्स की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है मैडम। स्वीपिंग मशीन्स बराबर नहीं है, स्वीपिंग मशीन्स की और जरूरत है। बॉब कट्स, स्पेशली छोटे गलियों के अंदर बॉब कट्स की जरूरत है। बॉब कट्स की भी फरहमी की जाए जीएचएमसी के लिए। और मैडम आज पूरे शहर के अंदर, आज हमारा शहर दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और हमारे शहर के अंदर जगह जगह डिब्रीज है मैडम। मैं हुकूमत से खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि हुकूमत एक पूरे शहर के अंदर डिब्रीज रिमूवल ड्राइव चलाई जाए, ताकि पूरे के पूरे डिब्रीज खत्म किया जाए और जीएचएमसी मॉनिटर करे कि ये जो भी गाड़ी लेकर आकर पब्लिक प्लेस के ऊपर डिब्रीज डाल देती है, गाड़ी को सीज किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए मैडम। ये बहुत जरूरी है। और रिमॉडलिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स मैडम, आज हम देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर पुराने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है। गुज़िश्ता बारिश के अंदर आपने देखा कि नए शहर के अंदर नए आउटस्कर्ट्स के इलाकों के अंदर हमको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। और आज पुराने शहर के अंदर एक ही मेजर नाला है मैडम, जो निजाम के दौर का बना हुआ है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ऑफिसर्स की मीटिंग लेकर कहा कि एक अल्टरनेट नाला यहां से निकाला जाए। वहां पर ऊपर जितना ऊपर आबादी महेश्वरम तक बढ़ते जा रही है, जितनी ऊपर बढ़ती जा रही है, पूरा पानी, पूरा सब चीज का वेस्ट वही नाले से जा रहा है मैडम। तो एक अल्टरनेट नाले की जरूरत है, इसके ऊपर हुकूमत तवज्जो करे और एक अल्टरनेट नाला, मेजर नाला बनाया जाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर
वहां की आवाम को सहूलत हो सके। मैडम एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आम आवाम हैदराबाद की जो सह रही है वो है इलीगल कैश कलेक्शन। हमने सीवरेज सिस्टम के ऊपर जीएचएमसी ने और हुकूमत ने ऐलान किया कि एक घर से जो घर के ऊपर आकर जो गार्बेज कलेक्शन करता है उसको 50 रुपए देना चाहिए, लेकिन वहां पर 300 से 400 रुपए आम घरों से तलब किए जा रहे हैं, वरना कई कई दिन तक उनसे कचरा नहीं उठाया जा रहा है। इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। ना सिर्फ ये इलीगल कैश कलेक्शन के अंदर मैं ये कहूंगा कि टैक्स डिपार्टमेंट भी इसके अंदर मुलविस है। टैक्स के कलेक्टर्स जो है, टैक्स कलेक्टर्स बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो तो ऑनलाइन अपना पेमेंट करते हैं या कंप्यूटर रिसिप्ट के साथ करते हैं। जो छोटे लोग हैं जिनको मालूम नहीं, उनको हर साल बिल कलेक्टर आकर मैनुअल रिसिप्ट देकर पैसे उनसे वसूल कर लेके जा रहा है। जब 4-5 साल के बाद पता चल रहा है कि वो बिल कलेक्टर अपने जेब में पैसे रख लेके चले गया, डिपार्टमेंट में नहीं भरा। डिपार्टमेंट पे गरीब आदमी आके ऑनलाइन के ऊपर देख नहीं सकता कि उसका पेमेंट हुआ या नहीं, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर उसका साल भर साल उसका बकाया बढ़ते जा रहा है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैडम मैं आपके जरिए हुकूमत से यह भी कहना चाहूंगा कि गार्बेज के अंदर जो रात के अंदर जो बल्क गार्बेज जो हमारे रैतू बाजार वगैरह के पास जो फेंका जा रहा है, उससे इतनी रात में जो लारियां उठाकर लेकर जा रहे हैं उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही है मैडम के लोगों का रोड के ऊपर जब भी लारी जाती है तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक वो रोड के ऊपर स्मेल रहती है। तो गार्बेज जो रैतू बाजार वगैरह से जो बल्क गार्बेज कलेक्शन है उसके ऊपर भी इकदाम करने की जरूरत है। और वाटर लॉगिंग ऑन द रोड्स के ऊपर तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मिनिस्टर साहब कि आज कई नालास मेजर जो नालास हम डिसल्टिंग साल में एक बार करते हैं, उसको जरूरत है कि हम उसको माहवारी बेसिस के ऊपर उसको किया जाए। साल के अंदर पूरा गार्बेज डिसल्टिंग कर वो लोग पूरा मुकम्मल तौर पे साफ नहीं कर सकते। प्री मानसून बोलकर वो प्री मानसून से अपन टेंडर करे तक मानसून स्टार्ट हो जाता, नाले भर के जाना चालू हो जाते, उसके बाद उसकी डिसल्टिंग बराबर की नहीं जाती। एक जगह से जो वेस्ट निकालते दूसरी जगह डाल के खाली फोटो सिस्टम के ऊपर उनका बिल पास किया जा रहा है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बजाय सिर्फ प्री मानसून के तमाम नालास को मंथली बेसिस के ऊपर उसकी डिसल्टिंग की जाए। और कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से मेट्रो रेल के जहां जहां पर भी काम चल रहे हैं, मेट्रो रेल की तरफ से कई लोग ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डैमेज कर दिए, सीवरेज लाइंस डैमेज कर दिए, वाटर लाइंस डैमेज कर दिए, लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है मैडम डिपार्टमेंट्स के अंदर। सीवरेज वाले बोलते कि ये मेट्रो वाले तोड़े, मेट्रो वाले उसको सैंक्शन करके उन्होंने अमाउंट रिलीज करे तो हम बनाएंगे, उन्होंने तोड़े, उन्होंने बोलते हमने तोड़े, हमारी उधर डाल रहे हैं। ये सिर्फ एक ब्लेम गेम किया जा रहा है जिसकी तरफ से आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैडम आज स्टे डॉग्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जगह जगह स्टे डॉग्स जो है सो पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन लेकर आके और छोड़ देते हैं वहां पर, जिसकी वजह से रात भर लोगों का इलाकों के अंदर, रहायशी इलाकों के अंदर सोना मुश्किल हो गया। घरों के अंदर कुत्ते घुस जा रहे हैं। तो उसके ऊपर हमको एक इक़दाम करना पड़ेगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या किया जाए। आज जरूरत है कि कई बच्चे रातों के अंदर और सुबह सुबह स्कूल को जाने के लिए जब बच्चे निकलते हैं तो कुत्तों का खदशा है मैडम, उसके ऊपर हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए। और डैमेज रोड्स स्पॉट होल्स को उसकी मरम्मत करनी चाहिए जो कई ज्यादा हो गए हैं। तो मैं आपसे उसके साथ साथ ये भी कहूंगा, डैमेज रोड के साथ मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा इसके ऊपर। जो रोड कटिंग आपने जीएचएमसी ने हेड ऑफिस से तमाम दूसरे रिलायंस को हो या किसी और डिपार्टमेंट को रोड कटिंग का परमिशन दिया है, मैं आप इसके अंदर कोऑर्डिनेशन जोनल ऑफिस के और हेड ऑफिस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आज 1 महीना पहले उनको रोड कटिंग का परमिशन दिया जाता है, जहां पर अगर समझिए आप मेरे घर की गली के अंदर मैं रोड डलवा रहा हूं, अगर वहां पर मेरे एरिया में मैं कहीं रोड डलवा रहा हूं, वहां पर रोड कटिंग का परमिशन ऑलरेडी आप दे दिए, तो आप रोड डालने से पहले वहां पर कटिंग क्यों नहीं करते? रोड डाल के 1 हफ्ता नहीं होता वहां पर रोड कटिंग करते, जबकि रोड परमिशन देकर पहले आप रोड परमिशन दे दिए। तो आप कोऑर्डिनेशन कर जहां जहां पर भी आप रोड कटिंग दिए, अगर वहां पर नए रोड डाल रहे हैं तो पहले आप वो डिपार्टमेंट्स को बोलिए जिसको आप परमिशन दिए कि वहां पर रोड कटिंग कंप्लीट करें, उसके बाद रोड डालिए। ऐसा हो जा रहा है कि हम नई रोड लाखों रुपए लगा के हम रोड डाल रहे हैं, 8 दिन के अंदर फिर रोड कट कर दे रहे हैं। तो इसके अंदर जरूरी है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जहां पर न्यू रोड सैंक्शन है वहां पर कटिंग करने से और रोड डालने से पहले अगर कोई कटिंग का परमिशन है तो कटिंग का काम मुकम्मल किया जाए। और उसके साथ ही साथ उन लोग जितने एरिया की रोड कटिंग परमिशन ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा रोड कट करके रोडों को डैमेज किया जा रहा है। मैं स्ट्रीट लाइट्स के ताल्लुक से कहूंगा कि एलईडी लाइट्स से रिप्लेस करने के लिए तो मैं कहूंगा कि या तो आप मटेरियल दीजिए
या जंगी पैमाने के ऊपर आप एलईडी लाइट्स मंगाइए, एलईडी लाइट से चेंज करिए, एलईडी लाइट से चेंज करिए, बहुत अच्छा है, हमको इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। पब्लिक टॉयलेट्स, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स का हाल कैसा है, सिटी के अंदर क्या हाल हो रहा है, वो हुकूमत अच्छी तरीके से जानती है। जगह जगह रोड साइड के ऊपर लोग ठहर कर यूरिन कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल पेश किया था कि तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर एक पब्लिक टॉयलेट बनाया जाए, तो वो कब से स्टार्ट होगा, उसके तफसीलात मैं चाहूंगा कि हुकूमत उसके तफसीलात दे कि वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर टॉयलेट्स कब से बनाए जाएंगे। रोड बाइंडिंग का मैडम, रोड बाइंडिंग की हालत, जो एरिया कई करोड़ों रुपए लगा के रोड बाइंडिंग किए गए, लेकिन कई जगह बॉटल नेक्स है, एक दो प्रॉपर्टीज की वजह से, तो वो रोड बाइंडिंग के एरियाज को क्लियर किया जाए। ग्राउंड्स और पार्क्स, आज जीएचएमसी के अंदर ग्राउंड्स और पार्क्स का बहुत बुरा हाल हो चुका है। मैं वाज़े तौर के ऊपर हुकूमत को यह एडवाइस देना चाहूंगा कि हर एक का अपना मजहब है, मेरा मजहब है, आपका मजहब है, हर एक का मजहब है, हर एक का मजहब अपने घर में है। इसको हुकूमत को सख्ती के साथ रोकना चाहिए कि प्ले ग्राउंड्स और पार्क्स और कम्युनिटी हॉल्स को जो रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज है मैडम। आप इसके ऊपर सख्ती से आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और एक मैसेज दीजिए कि प्ले ग्राउंड, पार्क और कम्युनिटी हॉल अवाम के लिए है। रिलीजियस प्लेसेस हर एक, मगर मेरे को अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है, मैं कहीं भी जाकर कर सकता हूं, हर एक जना उस तरीके से जाकर कर सकता है। ये पार्क्स को और कम्युनिटी हॉल्स को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों के अंदर हमारी नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह है मैडम, इसके ऊपर खास तवज्जो करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, डबल बेडरूम की स्कीम के अंदर estimated for 1 lakh houses per annum administrative sanction given for the construction of 88,088 houses. In preliminary plans, area made in 78 slums area to be taken up 2 BHK houses. The Revenue Department given clearance regarding allotment of 14 acres of land and 11 areas. And also department decided to hand over the 45.23 acres of land in 29 areas to GHMC for 2 BHK houses scheme, madam. मैडम इन फेज 1 15 स्लम आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन 15 स्लम के अंदर 4,986 2 BHK हाउसेस बनने का है मैडम। इसके लिए टेंडर कब बुलाए जाएंगे और कब ये फाइनलाइज किया जाएगा? और सेकंड फेज के अंदर 32 स्लम्स आइडेंटिफाई किए गए मैडम, जिसके अंदर 15,519 हाउसेज हैं, जिसका अभी टेंडर बुलाया गया लेकिन सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिला हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर मजबूत इक़दाम किया जाए, किस तरीके से ये तामीरात मुकम्मिल किए जाए। और मैडम 2 BHK houses 5.5 lakhs application received in GHMC area but constructed of 396 houses at IDH colony मैडम इतने एप्लीकेशंस मिलने के बाद हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इतने कंस्ट्रक्शन किए गए मैडम। और मैडम मेट्रो रेल के ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि मेट्रो रेल का काम 2 साल पहले मुकम्मिल होना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 2018 दिसंबर तक ये काम मुकम्मिल होगा। हम ऑलरेडी 2 साल पीछे हैं, तो क्या इसका एश्योरेंस है कि 2018 दिसंबर तक ये काम मुकम्मिल किया जाएगा? और फेज 2 के अंदर मैडम अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं उस चीज को दोहराना चाहूंगा कि मैडम वो आप फेज 2 के अंदर आप ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो रेल लाइए, मेट्रो रेल की वहां पर सख्त जरूरत है, लेकिन आप मेट्रो रेल के नाम के ऊपर ओल्ड सिटी के जो छोटे रोड्स है उसको एकदम स्लम में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चीज को आपको समझने की जरूरत है। हमने एक प्रपोज रोड अल्टरनेटिव रोड का प्रपोज किया है, तो अगर हुकूमत उसको मंजूर नहीं करती है, अगर वही रोड के ऊपर हुकूमत अगर से मेट्रो रेल लाना चाह रही है, तो आप 40 फीट 50 फीट की रोड के ऊपर अगर से आप मेट्रो रेल लेकर जाकर 10-10 12-12 फीट के गलियां बना देखिए, उसको और तबाह कर देंगे ओल्ड सिटी को, तो नहीं चलेगा। मिनिस्टर साहब जानते हैं कि ऑलरेडी चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक तरफ की रोड बंद हो जाएगी, ऑल्टरनेट रोड एक है, आप इसके ऊपर मेट्रो रेल लाना चाहेंगे, इट्स वेल एंड गुड, अगर आप लाना चाह रहे हैं तो लाइए आप, लेकिन है सो रोड को तो आप 150 फीट की करिए। आप 40 फीट की रोड के ऊपर मेट्रो रेल लेकर आ देंगे, ऐसी लेकर आ देंगे, और चाहे नीचे की आवाम कितनी भी सफर हो उससे हमारे को ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऊपर से मेट्रो रेल चले जाना बोले तो यह बात नाकाबिल कबूल है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो रोड को प्रपोज किया, वो रूट अगर से आप लेकर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप वो रूट के ऊपर नहीं लेकर आना चाह रहे हैं, यही रूट के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि रोड वाइंडिंग करिए। रोड वाइंडिंग को आप किस तरीके से करते हैं उसका प्लान करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी है मैडम। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली के सरमाया इजलास में वफ़द सवालात
के दौरान अराकीन के पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों और 102 सर्विस पर बेजा तनकीदें की जा रही हैं, क्योंकि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने सरकारी दवाखानों को असरी बनाने और 102 सर्विस को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इक़दाम किए हैं। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास में वक्फे सवालात के दौरान टीआरएस अरकान असेंबली सुनीता और रेखा के अलावा कांग्रेस रुकन असेंबली पद्मावती के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 102 सर्विस हामिला खवातीन को सिर्फ डिलीवरी तक ही तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि तमाम 9 माह तक खवातीन को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों और 102 सर्विस पर बेजा तनकीदें की जा रही है, क्योंकि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने सरकारी दवाखानों को असली बनाने और 102 सर्विस को बेहतर अंदाज में जारी रखने के लिए कई बेहतर इक़दाम किए हैं। वज़ीर सेहत ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने अवाम में सरकारी दवाखानों पर एतमाद पैदा करने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अब ज्यादातर मरीज खानगी दवाखानों की बजाय सरकारी दवाखानों में इलाज करवाने को तरजीह दे रहे हैं। ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ పెంచడానికి అధ్యక్ష అంటే గతంలో హోమ్ డెలివరీస్ కావడం కానీ ఇంకా కొన్ని గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి కూడా హోమ్ డెలివరీస్ అవుతా ఉన్నాయి. ఇట్లా కాకుండా వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ వాళ్ళని చెకప్స్ కానీ తర్వాత డెలివరీ కానీ హాస్పిటల్ తీసుకుపోయే దిశగా మొదటగా ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అధ్యక్ష. అంటే దాంతో పాటు रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास में टीआरएस रुकन असेंबली विवेकानंदा के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत वजीफे पर सबकदोश होने वाले मुलाजमीन को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करेगी और हैदराबाद के नामपल्ली पेंशन ऑफिस में जो भी दरकार सहूलतें नहीं हैं उनको पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास में टीआरएस रुकन असेंबली विवेकानंद के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत वजीफे पर सबदोश होने वाले मुलाजमीन को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए हर तरह की सहूलतें फराहम कर रही है और हैदराबाद के नामपल्ली पेंशन ऑफिस और शहर के दीगर पेंशन ऑफिस में जो भी दरकार सहूलतें मौजूद नहीं है उसके इक़दाम किए जाएंगे। ख़ारिज टीआरएस रुकन असेंबली विवेकानंदा ने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि नामपल्ली पेंशन ऑफिस इमारत की ऊपरी मंजिल पर होने के बायस वजीफे पर सबदोश होने वाले वजीफे याबों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लिहाजा ये ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर कायम करने के इक़दाम किए जाएं। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी और कांग्रेस रुकन असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने असेंबली सरमाई इजलास में जीएचएमसी मसाइल पर मुख्तसर मबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने शहर की सड़कों की अबतर हालत और सीवरेज निज़ाम की फौरी तौर पर तब्दील करने के अलावा गैर कानूनी तामीराती कामों और नालों पर कब्जों के अलावा दीगर मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर पीने के पानी की सहूलत भी फराहम की जानी चाहिए। आइए देखते हैं के बाद की खबरें। बलद अजीम तर हैदराबाद की जानिब से मलेरिया के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ डिवीजन्स में दवाओं का छिड़काव और अर्बन मलेरिया स्कीम भी चलाई जा रही है। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी की तवज्जो दहानी पर दबीरपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन मलेरिया मुहिम चलाई गई, दवाओं का छिड़काव किया गया और अवाम में शऊर बेदारी की गई। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने असेंबली सरमाई इजलास में मुख्तलिफ सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत के तमाम नए अजला में सरकारी दवाखानों को जो भी असरी सहूलतें दरकार है उन्हें फराहम किया जाएगा।
और बताया कि तमाम तर इक़दामात सरकारी दवाखानों में किए जाएंगे और रियासत के ऐसे मकामात जहां पर ताहाल सरकारी दवाखाने कायम नहीं किए गए हैं वहां पर दवाखाने कायम करने के लिए हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द इक़दामात किए जाएंगे। फिल्म स्टार्स, अदाकार और अदाकाराओं को कई मरतबा स्टेज पर नाचते हुए देखा गया है, लेकिन ऐसा कम हुआ है कि कोई सियासतदान स्टेज पर रक्कासाओं के साथ नाचते हुए नजर आया है। ऐसे ही एक वाक़े में संक्रांति सेलिब्रेशन के मौके पर एल्लूर के रुकने पार्लिमान तेलुगुदेशम के महागंटी बाबू चिरंजीवी के गानों पर रक्कासाओं के साथ नाचते हुए देखे गए। स्टेज पर न सिर्फ वो नाच रहे थे बल्कि रक्कासाओं पर पैसा भी उड़ा रहे थे। इस सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों ने एल्लूर के रुकने पार्लिमान पर शदीद तनकीद की है। एनएमडीसी मासा टैंक पर वाक़े एक कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और कॉम्प्लेक्स में मौजूद अफराद को वहां से मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में कांस्टेबल पीसी भीमराव ने अहम किरदार अदा किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने आज मुतासरा मकाम का दौरा किया और पीसी भीमराव की सताइश की। उन्होंने बताया कि मज़कूरा जवान की जानिब से 40 अफराद की जान बचाई गई है। इस मौके पर भीमराव को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। पैंतालीस साला अब्दुल कदीर साकिन शाहबाजोड़ा सिकंदराबाद 9 जनवरी से लापता बताए गए हैं। अब्दुल कदीर पेशे से सेंटरिंग का काम किया करते हैं और वो 9 जनवरी को काम पर गए थे लेकिन वापस नहीं हुए। इस सिलसिले में उनकी अहलिया ने चिलकलगोड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। अगर किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चिलकलगोड़ा पुलिस स्टेशन पर इत्तला दें या फिर फोन नंबरात 9700208745 या फिर 9394175566 पर इत्तला दी जा सकती है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए प्रोजेक्ट मिशन भागीरथा का मुख्तलिफ अजला में काम जारी है। इस सिलसिले के तहत मेरचल शामीरपेट में मिशन भागीरथा की जो वाटर लाइन है उसमें आलूदा पानी आने की शिकायत अवाम की जानिब से की गई है। तकरीबन 3 दिन से आलूदा पानी इस पाइपलाइन के जरिए आ रहा है। मेरचल की मकामी अवाम ने इस सिलसिले में वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास का दोबारा आगाज, बल्दी मसाइल पर मुख्तसर मुबाहिस, मजलिस की ऐवान में मसाइल को लेकर नुमाइंदगी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने मसाइल के हल का दिया तयख़ून। फौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए तेलंगाना हुकूमत का इक़दाम, वज़ीर आला KCR ने सालाना माली इमदाद देने का किया ऐलान। फौजियों के लिए बहबूदी बोर्ड कायम करने का भी लिया फैसला। मुल्क भर में सोलार पावर प्लांट्स के क़याम का झांसा देते हुए करोड़ों रुपये गबन करने वाला मुलजिम CCS के हाथों गिरफ्तार। अमरीकी कंपनी से कर्ज फराहम करने का भी दिया झांसा। राउडी शीटर और गैंगस्टर अय्यूब खां के फर्जी पासपोर्ट केस में पेशरफ्त। कामाटीपुरा पुलिस ने 8 के मुंजुमला 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार।
इसी के साथ रोबिर्दो न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए बिग न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।